जरा एक पल के लिए हम कल्पना करें, रात के 11 बज रहे हैं और हम अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेले बैठे हैं। ये तो सोचने में ही थोड़ा डरावना लगता है। बिल्कुल डरावना है। काम का इतना भारी बोझ है कि आंखें जल रही हैं। बस लग रहा है कि किसी तरह काम खत्म हो और घर जाएं। हाँ, वो दिन भर की थकान। एकदम सही। और तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ईमेल का नोटिफिकेशन चमकता है और उसकी सब्जेक्ट लाइन देखकर सांसें अटक जाती हैं। मुझे अंदाजा है कि उसमें क्या लिखा होगा। हाँ, उसमें लिखा है, तुम्हारी पत्नी सब जानती है। और अंदर सिर्फ एक लाइन है कि अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिनट में बेसमेंट पार्किंग में आओ, अकेले। बाप रे, ये तो किसी को भी सुन कर दे, मतलब पेट में एक अजीब सी ऐंठन होने लगेगी। बिल्कुल। और यहीं से आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा की शुरुआत होती है। सभी श्रोताओं का इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम द लास्ट मैसेज नाम की एक बेहद रोमांचक शॉर्ट स्क्रीन प्ले, मतलब एक पटकथा पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आज के लिए हमारे पास ये मूल पटकथा है और साथ ही इस बात का एक बहुत ही बढ़िया विश्लेषणात्मक ब्रेकडाउन है कि ये कहानी एक औसत ड्रामे से इतनी बेहतर क्यों है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक बेहतरीन कहानी आखिर काम कैसे करती है। मतलब कैसे एक मनोवैज्ञानिक तनाव शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, और लेखक बिना एक भी गोली चलाए दर्शकों को किस तरह अपनी गिरफ्त में बनाए रखते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के एकदम पहले दृश्य से। हर बेहतरीन कहानी की शुरुआत एक ऐसे हुक से होती है जो आपको तुरंत जकड़ ले। और ये कहानी तो शुरू ही एक झटके से होती है। बिल्कुल। तो माहौल कुछ ऐसा है कि बाहर तेज बारिश हो रही है, खिड़कियों पर पानी की बूंदें तेजी से टकरा रही हैं, अंदर ऑफिस की इमारत लगभग खाली है और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की नीली रोशनी जल रही है। ये जो माहौल है ना, ये बहुत जरूरी है। ये अलगाव को दर्शाता है। हाँ, और इसी अकेलेपन के बीच हमारा मुख्य किरदार 29 साल का आरव थका हारा अपनी स्क्रीन को घूर रहा है। उसे एक अपराध बोध हो रहा है क्योंकि उसकी पत्नी का मैसेज आता है कि फिर से देर मत करना, रिया तुम्हारे इंतजार कर रही थी। गिल्ट, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। सही बात है। और ठीक उसी वक्त वो खौफनाक ईमेल आता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अगर हम इसकी तुलना असल जिंदगी से करें, जैसे कभी बॉस का या जीवन साथी का हमें बात करनी है वाला मैसेज आता है, ओहो, तब तो दिल धक से रह जाता है। हाँ, लेकिन आरव के लिए ये डर उससे 1000 गुना ज्यादा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये खास ईमेल लाइन तुरंत घबराहट पैदा करने में इतनी सफल क्यों है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इमीडिएट टेंशन यानी तुरंत तनाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब बिना किसी बैकग्राउंड के सीधा हमला। बिल्कुल। लेखक किसी फालतू की भूमिका या बैक स्टोरी को बांधने का इंतजार नहीं करता। वह सीधे आरव की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है, उसका परिवार। और इससे कहानी में तुरंत हमारी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उस संकट को सुलझाना चाहता है। इसके बाद जब आरव लिफ्ट में जाता है तो वो दृश्य और भी गहरा हो जाता है। बाप रे, वो लिफ्ट वाला सीन। लिफ्ट की उल्टी गिनती चल रही है, 5, 4, 3। और वो झपकती हुई लाइट्स। हाँ, और आरव के कांपते हुए हाथ, ये सब मनोवैज्ञानिक तनाव को इस कदर बढ़ा देते हैं कि हमें भी उस लिफ्ट के अंदर घुटन महसूस होने लगती है। एकदम सही। वो 10 मिनट का टाइमर आरव के दिमाग में चल रहा है और वो ही टाइमर हमारे दिमाग में भी टिक टिक कर रहा है। और फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है जब लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। कहानी हमें उस अंधेरी सीलन भरी बेसमेंट पार्किंग में ले जाती है जहां पानी टपकने की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक ऐसा खुलासा होता है जो हीरो और विलन के बीच की रेखा को ही मिटा देता है। आरव की मुलाकात उस पार्किंग में 31 साल के विक्रम से होती है। विक्रम, जो कि आरव का पुराना बिजनेस पार्टनर है। हाँ, जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। विक्रम एक भारी सा फोल्डर कार के बॉनेट पर फेंकता है। और इस फोल्डर में क्या है? उसमें विक्रम के नाम से किए गए फर्जी बैंक ट्रांसफर और झूठे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब धोखाधड़ी के सारे दस्तावेज। आरव उन्हें देखकर गिड़गिड़ाता है और कहता है, मैं मजबूर था। और इसके जवाब में विक्रम क्या कहता है? विक्रम कड़वाहट से हंसता है और कहता है, और अब मैं मजबूर हूं। यहां यह खुलासा होता है कि आरव ने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए विक्रम को फंसाया था, जिससे विक्रम की कंपनी, उसका नाम, उसकी जिंदगी सब तबाह हो गई। रुकिए, तो इसका मतलब है कि कहानी का जो मुख्य किरदार है, जिसे हम हीरो मान रहे थे, वही असल में बुरा इंसान है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्योंकि आमतौर पर तो कहानियों में हम मुख्य किरदार के जीतने की दुआ करते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो अपनी बच्ची को बचा ले। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दर्शक दुविधा में पड़ जाते हैं। ये इस कहानी का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट यानी नैतिक जटिलता। मतलब कहानी अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही। हाँ, ये पूरी तरह से ग्रे एरिया में चली जाती है। मुख्य किरदार खुद दोषी है और दूसरी तरफ विक्रम है जो पीड़ित था, लेकिन अब वो बदला लेने वाला एक क्रूर इंसान बन गया है। ये तो बहुत ही उलझन वाली बात हो गई, है ना? जब पीड़ित ही शिकारी बन जाए तो दर्शकों के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है और गलत कौन। हम आरव के अपराध से घृणा करते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में उसका दर्द भी महसूस करते हैं। और अब जबकि हम आरव का असली चेहरा जान चुके हैं, विक्रम अपना असली दांव चलता है। यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ती है। ये क्लाइमैक्स बहुत ही स्मार्ट है। बिल्कुल। विक्रम अपने फोन पर एक लाइव वीडियो फीड दिखाता है। उस छोटी सी स्क्रीन पर आरव की पत्नी और बेटी एक अंधेरे कमरे में कुर्सियों से बंधे हुए दिख रहे हैं। ये देखकर आरव की तो हालत ही खराब हो जाती होगी। हाँ, वो पूरी तरह से घबरा जाता है। विक्रम बड़ी शांति से कहता है कि अगर वो अपना सारा गुनाह कैमरे पर कबूल नहीं करेगा तो उसका परिवार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यहाँ विक्रम ने आरव को पूरी तरह से बेबस कर दिया है। और आरव के पास कोई चारा नहीं बचता। वो कैमरे के सामने टूटकर रोते हुए कबूल करता है। वो कहता है, मेरा नाम आरव मल्होत्रा है, 2 साल पहले मैंने अपने पार्टनर को धोखाधड़ी में फंसाया था। वो अपनी सारी इज्जत दांव पर लगा देता है। बिल्कुल। वो कहता है, मैंने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर वो गिड़गिड़ाते हुए अपने परिवार को छोड़ने की भीख मांगता है। और जैसे ही वो ये सब कबूल करता है, विक्रम अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। वो फोन की स्क्रीन आरव की तरफ घुमाता है और जानते हैं क्या पता चलता है? वो वीडियो लाइव नहीं था। एकदम सही, वो लाइव था ही नहीं। वो बस एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। आरव का परिवार कभी खतरे में था ही नहीं। ये एक बहुत ही जबरदस्त झटका है। और आरव को राहत की सांस मिलती ही है कि विक्रम उस कबूलनामे वाले वीडियो को तुरंत इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अपलोड कंप्लीट। ये तो पूरा गेम ही पलट गया। सच में, अगर मैं ऐसे किसी जादूगर की हाथ की सफाई मतलब मिसडायरेक्शन से जुड़ूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है। विक्रम हमें एक हाथ से किडनैपिंग का डर दिखा रहा था, ताकि आरव का पूरा ध्यान उस शारीरिक खतरे पर रहे। हाँ, जबकि असली वार दूसरे हाथ से डिजिटल दुनिया में हो रहा था। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में जोड़ के देखें तो ये ट्विस्ट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जोर देता है। वो क्या? पहला है पर्सनल स्टेक्स या व्यक्तिगत दांव। पैसे या नौकरी से ज्यादा परिवार की अहमियत होती है। ये कहानी में हमारा जज्बाती जुड़ाव कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ पैसे मांगता तो शायद आरव मोल भाव करता। सही कहा। और दूसरा बिंदु है ट्विस्ट विदाउट रैंडमनेस। मतलब ये ट्विस्ट कोई सस्ता या बेतुका हथकंडा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही चतुराई से आरव के अंदर के डर का फायदा उठाता है। बिल्कुल। विक्रम ने आरव के अपराध बोध का इस्तेमाल उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह किया। आरव ने खुद ही अपना पर्दाफाश कर दिया। अब वीडियो अपलोड हो चुका है। अब बारी है इस सच का सामना करने की कि आरव की जिंदगी पर इसका क्या अंजाम होता है। ये हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक है ना? आरव पागलों की तरह भागकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजा खोलता है तो उसकी पत्नी फोन हाथ में लिए लिविंग रूम में खड़ी है। उसने वो वीडियो देख लिया है। हाँ, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो बहुत ही ठंडी आवाज में कहती है, बाहर निकल जाओ। सीढ़ियों पर खड़ी छोटी बेटी डरी और सहमी हुई ये सब देख रही है। आरव एक ही पल में अपना पूरा परिवार खो देता है। बिल्कुल। फिर आरव बारिश में शहर की खाली सड़क पर अकेला चल रहा है। वो पूरी तरह भीग चुका है और उसका फोन लगातार बज रहा है। न्यूज अलर्ट्स, कॉल्स, मैसेज सब एक साथ आ रहे होंगे। हाँ, सब कुछ वास्तविक समय में तबाह हो रहा है। उसका करियर, उसकी इज्जत ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। तभी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे विक्रम का आखिरी मैसेज आता है, अब हम बराबर हैं। हाँ, अब हम बराबर हैं। और यहां ये देखना कितना अचरज भरा है कि पूरी कहानी में किसी ने किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। बिल्कुल। एक भी गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक इंसान पूरी तरह से तबाह हो गया। इसे ही कहानी की भाषा में इमोशनल पनिशमेंट या भावनात्मक दंड कहते हैं। ये इस पटकथा की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। मौत की सजा से भी बड़ा। बिल्कुल। शारीरिक हिंसा या मौत तो बस एक पल का दर्द है, लेकिन सब कुछ खोकर उस सच के साथ जिंदा रहना,
उस नफरत को झेलना, ये एक ऐसा दर्द है जो मौत से कहीं ज्यादा असर छोड़ता है। मतलब वो हर सुबह इस गिल्ट के साथ उठेगा कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हाँ, और ये सजा दर्शकों के ज़हन में भी लंबे समय तक रह जाती है। ये चर्चा सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपने जिंदगी में गलतियां करते हैं और सच को कहीं गहरे छुपाने की कोशिश करते हैं। अपना एक मुखौटा बनाए रखते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रभावशाली संचार या कहानी वो नहीं होती जिसमें बहुत मारधाड़ या शोर हो, सही कहा। बल्कि वो होती है जो हमारी अंदरूनी मानवीय कमजोरियों और हमारे डर को छूती है। और मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगी। इस कहानी ने हमें दिखाया कि अपने किए गए अपराध के साथ जीना मौत से भी बदतर है। बिल्कुल है। लेकिन जरा इस पर भी गौर करें। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कबूलनामा और हर गलती हमेशा के लिए इंटरनेट के सर्वर पर दर्ज हो जाती है। हाँ, वो अपलोड कंप्लीट वाला बटन। एकदम सही। तो क्या आज के समय में सच्ची माफी की कोई गुंजाइश बची है, या ये डिजिटल दुनिया इंसान के लिए हमेशा की एक ऐसी कैद बन चुकी है जहां से कभी रिहाई नहीं मिल सकती? ये तो सच में बहुत ही खौफनाक और बेचैन कर देने वाला विचार है। हम सभी के लिए ये सोचने वाली बात है कि डिजिटल दुनिया में हमारी गलतियां हमारे साथ कैसे उम्र भर चिपकी रह सकती हैं। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमारे सभी श्रोताओं का इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, अपने आसपास की कहानियों पर सवाल पूछते रहिए और अगली बार तक के लिए अलविदा।